स्टूडियो अपार्टमेंट में वास्तु का कॉन्सेप्ट कितना फिट बैठता है? स्टूडियो अपार्टमेंट हो, वन सिंगल रूम हो, झुग्गी झोपड़ी हो, वास्तु तो हर जगह काम करता है। वास्तु तो हर जगह काम करता है। लिव इन में अगर कोई किसी के साथ रह रहा है तो क्या वहां भी वास्तु हमको दुरुस्त करना होगा? ऐसा कुछ नहीं कि हम रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में हैं और हम मैरिड हैं, एनर्जी नहीं पहचानती। उसको तो ऑब्जेक्ट नजर आता है कि ये ऑब्जेक्ट। मैंने कहा तुम यहाँ सोते हो? कहते यस। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इस कमरे में आके सोने लगो, वापस आ जाए, वापस आ जाए। नेचर के जो रूल्स हैं बड़े क्रूर हैं, ये बख्शती नहीं। देखते हैं आपके ब्रेकअप हो गए, उस सबके पीछे वास्तु काम करता है। लड़की अगर आपके साउथ में रहती है और आप नॉर्थ में हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत से पहले हम अपने वास्तु को चेक कर लें? डेफिनेटली कुंडली से कुछ नहीं होता सर। बड़ी बड़ी कुंडलियां मिलाई जाती हैं, उसके बावजूद डिवोर्स भी होते हैं, डेथ भी होती है। अगर कुंडली में योग भी नहीं है और वास्तु ठीक है, कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा सर। तो आप कह रहे हैं कि एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। मिसकैरेजेस होना या पैदा होने के बाद बच्चे का सरवाइव ना करना, ये कितना बड़ा वास्तु दोष है सर? घर की वजह से ऐसा हो रहा है और वो हो रहा है तो यस, हम चेंज कर देंगे ना। आज के बाद नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा। फिर कहते हैं वो बुड्ढे चुप हो जा, तेरी चारपाई उठा के बाहर फेंक दूंगा। वो इत्र पित्र दोषों के पीछे बड़े बड़े रहते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई पित्र दोष होता है। आजकल घरों में वाईफाई है, सीसीटीवी कैमरे हैं, इनकी प्लेसिंग हमारे जीवन पर कोई असर डाल सकती है? साउथ साइड पे कोई कैमरा लगेगा, उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर भी नॉर्थ ओपन का रूल लागू होता है क्या? जिन जिन घरों की बालकनी नॉर्थ ईस्ट में है, जरा जाके देखिए तो सही उनके घरों की। दुकान पूर्व मुखी है, उत्तर दिशा मुख करके मैं काम करता हूँ। गल्ला दायां होना ठीक है या बायां होना ठीक है? हम पूरा बता देते हैं, 10-20 साल 30 साल का पूरा बता दिया जाता है कि जी ये साल ऐसा रहेगा और ऐसा होता है। मेरे घर के कंपाउंड के बाहर साउथ में मंदिर है, वो भी असर डालेगा? तो असर तो डालेगा, पर आप वहां पूजा मत कीजिए। सर याद ना रहना क्या वास्तु दोष की तरफ इशारा करता है? हाँ डेफिनेटली, उसका देखिए ईस्ट में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। किराए के घर पे वास्तु को हम कैसे आंकी? साउथ का शीशा इतना खतरनाक होता है, लोगों को कर्जे में डाल देता है, दिमाग काम नहीं करने देता, दिमाग काम नहीं करने देता। वास्तु ग्लोबल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एहसास है, ये एक इमोशन है, ये एक विचार है जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा है। और इसी विचार का एक नया वर्जन है वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट, जो पिछले कई महीनों से आपके साथ बहुत शिद्दत के साथ जुड़ा है। क्योंकि वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट की कोशिश यही है कि जो स्याह अंधेरा आपके जीवन में आ गया है उसको रोशनी में तब्दील किया जाए। जो हताशा के बादल आपके जीवन में आए हुए हैं उनको दूर करके आपको इंद्रधनुषी रंगों के साथ अटैच किया जाए। तो फिर हमारे साथ अटैच हो जाइए, सारे गमों को डिटैच कर दीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। तो शुक्रवार की शाम 6 बजे हमारी और आपकी मुलाकात फिक्स होती है और इस मुलाकात को और मीनिंगफुल और प्रासंगिक बनाने का काम करते हैं वो जो पिछले कई बरसों से आपके साथ जुड़े हैं। वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो सर फिर अंधेरे की स्याही को आज दूर करेंगे लोगों के जीवन से। लेकिन सर जब वास्तु की हम बात करते हैं अक्सर तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हम तो आजकल अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अपार्टमेंट्स का भी एक लो वर्जन होता है स्टूडियो अपार्टमेंट, एक छोटा सा कमरा वहीं किचन, आप तो क्या बेहतर तरीके से जानते हैं। सर ये स्टूडियो अपार्टमेंट में वास्तु का कॉन्सेप्ट कितना फिट बैठता है? देखिए सर, स्टूडियो अपार्टमेंट हो, वन सिंगल रूम हो, झुग्गी झोपड़ी हो या कहीं भी हो, वास्तु तो हर जगह काम करता है। अच्छा, अब स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक बात उसमें है। एक साइड पे टॉयलेट बना हुआ है और एक काउंटर दिया हुआ है किचन के लिए, वो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट कहलाता है। तो उसमें भी आप वास्तु उसी हिसाब से फिट कर सकते हैं, जैसे बड़े हाउस में, बड़े घर में वैसे ही फिट कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, जैसा अक्सर हम बोलते आए हैं कि जो एक ब्रह्मांड में है वही एक छोटे से पिंड में है। तो उसी रूप को, बड़े घर के रूप को आप अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में ले आइए ना। आप वैसे ही दिशाओं का ध्यान रखिए। आप अपना बेड, अपने सोने की जगह, मान लीजिए दिन में आप नहीं सो पा रहे, दिन में आपने वहाँ सिटिंग बना रखी है, रात में सोइए ना, हटाइए सिटिंग, हटाइए, रात में नीचे चारपाई बिछाइए या चादर बिछाइए, सो जाइए। डायरेक्शन सेम रखिए। आपने साउथ में सोना है, आपका सब कुछ नॉर्थ में। अच्छा, आपने इतना ध्यान रखना है। तो यही जो मेन डायरेक्शन है, यही डायरेक्शंस हैं, इनको ही यूज कीजिए। आपने ये यूज करना है।
लेकिन सर आप हमको वैदिक आर्किटेक्चर की परंपरागत चीजों को भी समझाते हैं और जो आज के मॉडर्नाइजेशन दौर में चीजें उनको भी समझाते हैं। सर रिश्ते भी मुझे इसी हिसाब से कई बार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उन्हीं में से एक रिश्ता होता है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन में अगर कोई किसी के साथ रह रहा है तो क्या वहां भी वास्तु हमको दुरुस्त करना होगा? बिल्कुल करना होगा जी, वो तो हर जगह आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप जैसे भी रह रहे हैं, लिव इन में रहें, ये नेचर को नहीं पता होता, ये एनर्जी को नहीं पता होता आप किस तरीके से रह रहे हैं। लेकिन वहां कोई रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं है ना सर, इसलिए कह रहा हूँ। है सर, बिना रिश्ते के तो कुछ भी नहीं है। आप लिव इन का तो रिलेशनशिप है ही ना, आप लिव इन रिलेशनशिप तो है ही, आप उसमें रह रहे हैं और सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हुआ, हमने रियल एस्टेट का काम किया तो एक जगह किसी को हमने रेंट पे, एक वो पायलट थे, उनको हमने एक हाउस लेके दिया। तो उनके साथ एक लेडी थी, तो हमने उनसे जब पूछा कि जी ये आपकी वाइफ हैं, कहते नहीं जी ये मेरी फ्रेंड है और हम दोनों रहेंगे। तो खैर, क्योंकि अब उनको फ्लैट देना था तो लड़के गए, जाके उनकी डील कराई और उनको फ्लैट दे दिया गया। थोड़े टाइम के बाद वो लड़का कहता है जी मेरे को फ्लैट छोड़ना है। मैंने कहा अभी तो आपका एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप 1 महीने का वो दे दो, नोटिस दे दो, तो बोल देते हैं ओनर को। तो मैंने कहा फिर ऐसा हुआ क्यों? तो कहता जी वो जो मेरी फ्रेंड थी जो रिलेशनशिप में थी, हमारे बीच में कोई तकरार हुई और वो जो है छोड़ के चली गई कि जी मैं नहीं रहूँगी। तो मैंने कहा यार तुम इतनी जल्दी सब चीज़ें बिखर गई, ऐसा क्यों? कहता जी नहीं बिखरी नहीं है, हमने तो एग्रीमेंट भी किया हुआ है, ये देखिए मेरे पास एग्रीमेंट है लिव इन रिलेशनशिप का, तो उसके बावजूद भी उसने इसको ब्रीच किया है। तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरीके से मतलब थोड़ी सी बातें हो रही थी। तो मैंने फिर उसको समझाया, क्योंकि फ्लैट मेरा देखा हुआ था, तो मैंने उन्हें देखा, बताया मैंने कहा तुम यहाँ सोते हो? कहते यस। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इस कमरे में आके सोने लगो, तो हो सकता है वो तुम्हारी जो तुम्हारी फ्रेंड है या तुम्हारी जो वो है वापस आ जाए। तो कहता पर अंकल मैं तो नोटिस देना चाहता हूँ, तो कैसे करें? मैंने कहा नोटिस दे दो, तुम मेरे पास पड़ा रहेगा, जब मैं चाहूँगा उसको ओनर को बोल दूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं। आप अभी तो 1 महीना है ना, आपको जो रूम बताया आप रहिए। तो वही हुआ सर, वो उस रूम में सोने लगा और वो लड़की जो थी वो वापस आ गई और उन्होंने दोबारा से उसको फिर वो एग्रीमेंट हमने फाड़ा और उन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा, तो आप किसी भी उसमें रह रहे हैं तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपका वास्तु क्या है, क्या कह रहा है आपका वास्तु। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में हैं और हम मैरिड हैं, एनर्जी नहीं पहचानती, उसको तो ऑब्जेक्ट नज़र आता है कि ये ऑब्जेक्ट। और नेचर के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, बड़े क्रूर हैं, ये बख्शते नहीं। आपने कोई कोताही की, आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आप किसी भी रिलेशन में हैं, आप मैरिड कपल हैं और अनमैरिड कपल हैं, और अब रोज़ आप सुनते भी होंगे कि जी ब्रेकअप हो गया जी, ब्रेकअप हो गया जी, बड़े सारे रील भी देखते हैं आपके ब्रेकअप हो गए। उस सब के पीछे वास्तु काम करता है सर। अगर अक्सर मैं बोलता हूँ कि लड़की अगर आपके साउथ में रहती है और आप नॉर्थ में हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। अच्छा। और ऐसी स्थिति आएगी, या तो आप बिल्कुल ही गुलाम बन के रह जाओगे, तब आपका जीवन चलेगा, अदरवाइज तो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए अल्टीमेटली वास्तु तो काम करता ही है। तो सर ये माना जाए कि फिर किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत से पहले हम अपने वास्तु को चेक कर लें? डेफिनेटली। करते तो नहीं है सर हम। हाँ, तो नहीं करेंगे तो नहीं भुगतेंगे सर। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं, ये हमारी रवायत में ही नहीं है ना सर। ऑलमोस्ट हम शादी करने से पहले कुंडली मिला लेते हैं सर। अब ले आओ ना रिवायत में, कुंडली से कुछ नहीं होता सर। बड़ी बड़ी कुंडलियां मिलाई जाती हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ होता है। डिवोर्स भी होते हैं, डेथ भी होती है, सब कुछ होता है। और अगर कुंडली में योग भी नहीं है और वास्तु ठीक है, कुछ नहीं होगा सर। अच्छा। बड़े सारे योग बताते हैं लोग, मांगलिक है जी, फलाना है जी, ढमकाना है जी, कुछ नहीं होगा सर। अगर आपकी कुंडली में दोष है, आपका वास्तु फिट है,
कुछ नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अभी हमने एक जगह उनको, वो उनकी बेटी मांगलिक थी, लड़का नॉन मांगलिक था, और लड़का ये चाहता था कि मैं शादी करूं, पर वो रुके हुए थे इसलिए कि वो नॉन मांगलिक है। अच्छा। तो अल्टीमेटली जब मैंने हॉरोस्कोप देखी, मैंने उसकी बेटी से पूछा, मैंने कहा ये तो किसी बहुत हाई पोस्ट पे है। कहते हैं हाँ जी बहुत हाई पोस्ट पे। मैंने कहा बेटा मिस कर मत करो, इमीडिएटली ग्रैब करो। वजह, हाँ। बेटी की हॉरोस्कोप के अंदर दोष है, और उसकी हॉरोस्कोप, जो लड़के की हॉरोस्कोप है, ऐसी हॉरोस्कोप है कि वो 1000 दोषों को खत्म करने वाली। ओ। तो यार बेटी सुखी रहेगी ना हमारी। लोग क्या करते हैं कि जी मांगलिक है तो हमें दूसरा भी स्पाउस भी मांगलिक चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। यही है। हाँ। अब दोनों को मिला दिया। अब जब दोनों को मिला दिया तो एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। वो जो योग थे डबल हो गए, होता कुछ नहीं, वो योग डबल हो गए, और जिंदगी उनकी जो है स्ट्रगल होनी शुरू हो गई। आप सर किसी राजा के पास अगर एक दुखियारी या बदनसीब चली भी जाएगी तो राजा को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जो मैंने हॉरोस्कोप देखी सर, 3-4 राजयोग उसके अंदर, और जब मैंने उनसे लड़के के बारे में पूछा, मैंने कहा ऐसी शक्ल है, ऐसा चरित्र है, और इस लेवल पे, कहते यस। मैंने कहा सब भूल जाओ, ग्रैब करो। तो सर अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें मांगलिक के लिए मांगलिक नहीं ढूंढना चाहिए, कोई ऐसी हॉरोस्कोप ढूंढनी चाहिए जितनी पावरफुल हो कि आपके बेटी के दोष खत्म कर दे, या आपके बेटे के दोष खत्म कर दे। लड़की की पावर इतनी हॉरोस्कोप पावरफुल हो, ऐसी भी होती है। तो आप ये मानते हैं सर कि दूसरे की किस्मत से भी आपकी किस्मत चमकती है? होती है सर। आप छोड़िए सारी बातें, आप अपने जीवन को देखिए। आप शादी से पहले क्या थे, शादी के बाद क्या है, बताइए। फर्क है सर। यस। या तो आदमी बर्बाद हो जाएगा या आबाद हो जाएगा। और पहले शादी की आपने, एक बच्चा हुआ, बताइए, उसके बाद परिवर्तन। हाँ। दूसरा हुआ, उसके बाद बताइए। अब तीसरा मत बोलिएगा सर। अरे सर, जैसे जैसे हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, हमारा भाग्य बदलता चला जाता है। तो ज्यादा बच्चे पैदा करने से भाग्य बदलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा सर, बिल्कुल बदलेगा। आप ये देखिए ना, जितने महापुरुष हुए, हाँ, जितने महापुरुष हुए, कोई भी 1-2 संतान नहीं थे अपने पिता की। कोई 14वीं संतान थे, कोई 13वीं संतान थे, कोई 12वीं थे, कोई 11वीं थे। सारे महापुरुष ऐसे थे। मुझे याद नहीं है कौन कौन कितनी संतान थे, पर ऐसा है। आप उठा के देख लीजिए ना। आज तो कुछ भी समझने के लिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आपने गूगल करना है ना। गुरु नानक देव को ले लीजिए, भीमराव अंबेडकर को ले लीजिए, सबको देखिए ना, कौन कितने परिवार में लोग थे। सर जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, कम करने की बात कही जाती है यहाँ। आप बच्चे कह रहे ज्यादा पैदा करो। नहीं होगी। ऐसे करने से जनसंख्या कम नहीं होती। आप तो कम करने पे लगे हुए हैं, एक दूसरी कौम है वो बढ़ाने में लगी हुई है। मुझे बताइए ना जी, आप कहाँ तक क्या कर लोगे जी? आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कुछ नहीं होता सर, कम से कम 3-4 तो होने चाहिए, और फिर रिश्ते होने चाहिए। आज आपको बेटी की ख्वाहिश है, किस लिए? मेरी बेटी हो, मेरे बेटों की बहन हो। रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं सर। आने वाले समय में रिश्ते नहीं मिलेंगे। लोग मासी कौन होती है ये पूछेंगे, ये मासी कौन है, ये बुआ कौन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था ना, दो अच्छे, पहले तो था हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये कॉन्सेप्ट एक चाल थी। ये कॉन्सेप्ट एक ही कौम के लिए क्यों जी? एक ही कौम के लिए नहीं, ऐसा नहीं कहा गया सर। एक ही कौम के लिए सर, हम दो ऐसे ही हमारे, पूरे देश के लिए था ये कि हम दो हमारे दो। सर देशव्यापी था, पर वो अलग मकसद है, किसने माना और किसने नहीं माना। हाँ, वो अलग मकसद रहा। हाँ, तो सर मैं नहीं समझता। देखिए, आपको अगर भाग्यवान होना है तो डेफिनेटली, आज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, हमारे यहाँ संसाधन की कमी है। जिन कंट्रीज में संसाधन बहुत हैं,
वहाँ लोग फ्लरिश है ना, सब कर रहे हैं। वहाँ पे आप बच्चे पैदा करिए या नहीं करिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके पास इतनी लैंड पड़ी है, इतने संसाधन है कि उनके पास, उनको ज़रूरत ही नहीं है, खुशहाल है। तरीके हैं। आप यहाँ पे अब छत पे चढ़ तो जाइए, आपको आसपास क्या नज़र आएगा? पानी की टंकियाँ रखी हुई। एक मकान ऐसे बना हुआ है, उस पर टंकी है, एक ऐसे बना हुआ है, उस पर टंकी है, मतलब बेढंगी चाल। बहुत ऑब्जर्व करते हैं सर आप। और सर दूसरा तरफ, आप दूसरी तरफ जाइए, आप गूगल पे डालिए ना जरा, कनाडा डाल लीजिए, अमेरिका डाल लीजिए, कहीं डाल लीजिए, सर मन खुश होता है देख के। एक से मकान, एक सी छतें, कोई पानी की टंकी नज़र नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं। और बड़ी बात, वहाँ का वास्तु फ्लरिश क्यों है? वहाँ बाउंड्री वॉल नहीं बनती। अच्छा, बाउंड्री वॉल मतलब सर कहाँ पे? हमारे दो चीज़ें होती हैं। हमने प्लॉट लिया, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्लॉट पे हमने बाउंड्री वॉल बना दी। सबसे पहले तो वही बनाते हैं हम। बना दी, हाँ। उसके बाद बीच में घर बना दिया। हाँ, आपने अपनी सीमा बांध दी, अपना वास्तु बांध दिया कि मेरा वास्तु मेरी बाउंड्री वॉल है, अब बीच में करते रहिए जो मर्जी। अब वहाँ घर बनेगा, बाउंड्री वॉल नहीं बनेगी। आपके आसपास खुली जगह पड़ी है तो पड़ी है। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने अपनी सीमा नहीं बांधी, आपने सिर्फ घर बनाया। आज अगर हम बात करते हैं फॉरेन कंट्री की कि वो लोग फ्लरिश क्यों हैं, उसके बीच में एक ये भी कारण है। हालांकि वहाँ भी तकलीफें तो सब जगह होती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कुछ नहीं होता काम, तो सारी तकलीफें होती हैं, हर जगह होती हैं। तो वहाँ एक ये कारण भी है। ठीक है सर। आप बच्चों की जब आप बात करते हैं तो कई घरों को मैंने देखा है तरसते हुए। एक सीन तो ये होता है कि बच्चे हो ही नहीं रहे सर, दूसरी इससे भी जो कष्टदायी स्थिति होती है, कई कपल्स को हमने देखा है बच्चे हो रहे हैं, रहते नहीं हैं, या जब वो हो रहे होते हैं, जब कंसीव ही किया होता है तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं। मिसकैरेजेस होना या पैदा होने के बाद बच्चे का सर्वाइव ना करना, ये कितना बड़ा वास्तु दोष है सर? सर देखिए, हमारी तो ज़िंदगी जो है ना, एक रिसर्च बन के रह गई है, और हम जब तक जिंदा हूँ मैं समझता हूँ कि मैं ये रिसर्च चलती रहेगी। अभी एक केस आया मेरे पास यूएई से। एक बच्चा वहाँ पैदा होता है, वो ना हिल डुल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, और आज शायद वो 5-6 साल का हो गया है। तो ऐसी दर्दनाक स्थिति को हम क्या समझें? अब इसके पीछे मुझे क्या करना पड़ रहा है? आज उनके जो हाउस वो चेंज कर चुके हैं, 3 हाउस चेंज कर चुके हैं। अच्छा। अब हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें जहाँ पे वो पैदा हुआ वो उस हाउस का सर्वे करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद जहाँ गए उसमें सर्वे करने पड़ेगा कि उसके अंदर कोई चेंजेस आए और नहीं आए। आज जहाँ रह रहे हैं उसका सर्वे करना पड़ेगा, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इसका कारण क्या था। एक बात ये हो गई वास्तु। दूसरी बात ये, हमारे जीन्स जो होते हैं उनके अंदर भी खामियां होती हैं। अच्छा। उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब उसकी वजह से था या उसकी वजह से था, तो पहले हम अगर वास्तु कंसल्टेंट हैं तो हम पहले तो अपने वास्तु को चेक करेंगे ना, कहीं से इसकी वजह से था या नहीं था, तब हम कहीं जाके इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। अब जो बात आपने बोली कि बच्चा होता है और मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा होता है और मिसकैरेज हो जाता है, तो सर इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो होता है वो जीन्स का होता है, घर का भी होता है। हम जब लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ, यस, वो बोलते हैं यस। अगर वो हम घर की वजह से ऐसा हो रहा है और वो हो रहा है तो यस, हम चेंज कर देंगे ना, आज के बाद नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। पर अगर आपके जीन्स में ऐसा है, मेरा एक ड्राइवर है, वो शायद पिछले 7-8 साल से लगा हुआ है, उसके हर साल 2 साल में वो प्रेग्नेंट होती है उनकी वाइफ, और वो मिसकैरेज हो जाता है, फिर प्रेग्नेंट होती है, फिर मिसकैरेज हो जाता है, फिर प्रेग्नेंट होती है, फिर और मुझसे पूछता है जी इसका इलाज बताओ। मैंने कहा भैया वास्तु का इसमें इलाज नहीं है, क्योंकि तुम 3-4 हाउस बदल चुके हो, सब जगह ऐसा हो रहा है। भाई आप एक जगह रह रहे हो, हमें बात समझ आ रही है। आप कभी गांव चले जाते हो, बिहार में हुए हो तो आप वहाँ भी होता है, आप यहाँ आते हो यहाँ भी होता है। तो इसमें तो उसके जीन्स के अंदर है, उसकी बॉडी के अंदर ये दिक्कत है, वहाँ वास्तु काम नहीं करता। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है कि उसकी बॉडी में ऐसा है या उसकी हॉरोस्कोप में ऐसा है या क्या है। तो अगर हॉरोस्कोप में भी हमें पता लग जाता है कि यस इसके साथ ऐसा है, फिर भी उसको अगर थोड़ा बहुत योग हो तो चलो हम उसको कवर कर लेते हैं, वास्तु से कवर कर लेते हैं। अगर बहुत भयंकर योग कोई बना हुआ है, 2-3 ग्रहों से बना हुआ है, फिर वो दिक्कत हो जाती है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो सर कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि पितृदोष की वजह से होता है, क्या पितृदोष इस तरह का हावी हो सकता सर है? मेरे नॉलेज में पितृदोष नहीं होता। अच्छा। जी, मुझे एक चीज बताइए, मैं एक घर में जाता हूँ तो सज्जन मुझे अपने यहाँ लेके जाते हैं, तो मैं वहाँ क्या सीन देखता हूँ कि उनका जो बड़ा बेटा है वो एक बाल्टी के अंदर पैर डाल के बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। अच्छा। और सामने वो निर्मला देवी की एक वो साध्वी हुई है, निर्मला देवी जी जी, उनकी फोटो लगा रखी है, ठीक है। और वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अभी हम अंदर घुसे ही थे और ऊपर चढ़ने वाले थे, तो नीचे जीने के पास बैठे थे। उनके फादर इधर चारपाई पे, वो शायद हैंडीकैप थे, क्या था उनका, कुछ हिल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कुछ अपने दूसरे बेटे को कुछ बोला, वो उठे, कहते वो बुड्ढे चुप हो जा, तेरी चारपाई उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो सर ये जो स्थिति है, आप इसको क्या बोलेंगे? एक शख्स एक तरफ तो बैठा तपस्या कर रहा है और दूसरी तरफ अपने बाप को, जो उसका असली भगवान है, उसको कह रहा है तेरी चारपाई उठा के बाहर फेंक दूंगा। इसको क्या बोलेंगे आप? तो ये सर, और मजे की बात ये, वो इत्र पित्र दोषों के पीछे पड़े पड़े रहते हैं। अब जैसे अभी ये श्राद्ध चल रहे हैं, तो वहाँ डेली उनके यहाँ पंडित आ रहा होगा और पूजा पाठ और दुनिया भर के आडंबर और देसी घी का खाना और ये वो सब चल रहा होगा। और आपको मजे की बात बताऊं, मेरे फादर की डेथ हुई, मेरी मदर की डेथ हुई, मैंने जीते जी उनकी सेवा कर ली तो कर ली, मैंने आज तक उनका श्राद्ध नहीं किया। और मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है सर, कोई इत्र पित्र दोष कोई नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई पितृदोष होता है। तुम अपने पितरों को जीते जी तो पूछो ना, और बाद में तुम पंडितों को देसी घी के खाने खिलाओ, तो ये क्या है? ये पितृदोष होते हैं। आप उनकी जीते जी सेवा कर लो ना, कभी नहीं आएगा कोई इत्र पित्र आपके पास। मेरे पास क्यों नहीं आते जी? मुझे क्यों नहीं दुख देते कोई? आए ना कि भैया तूने हमारा श्राद्ध नहीं किया, हम तेरे के साथ ऐसा कर देंगे। यस, आए मेरे पास। तो सर हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है। मेरी सोच ये है कि मेरे को कोई ऐसा इत्र पित्र दोष नहीं मिलता, और जहां मिलता है जो कहते हैं, मैं ये सोचता हूं कि वह ठग विद्या है। अच्छा, कि ये पित्र दोष है, आप ये उपाय कर लो, आप ये एक उपाय कर लो। कुछ नहीं होता सर। आपने घर में साउथ में अपनी फोटो लगा दी अपने पितरों की, मरे हुए लोगों की, यस वो तो मैं मानता हूँ वो दोष है, उसकी वजह से आप प्रताड़ित हो सकते हैं। आपकी कुंडली में कोई दोष है? मैं नहीं मानता सर। ठीक है। आज आप देखिए, मेरे शायद 95 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, 96 में। मैंने कोई श्राद्ध नहीं किया कभी भी जीवन में। मैंने घर में किसी एक पंडित को बुला के लाया हो, मैंने कौवे को रोटी डाली हो, मैंने कुछ किया? मैं कुछ नहीं किया सर, मैं करता ही नहीं। तो अगर कोई ऐसी चीज अवस्था होती तो आते ना मेरे पास कि भैया हम तेरे को परेशान करेंगे, तो हमें हमारे श्राद्ध कर। नहीं सर। तो मेरी नज़र में ये सब बकवासबाजियां हैं। कोई पितृदोष नहीं होता, कुछ नहीं होता। श्राद्ध आते हैं, नई चीज नहीं खरीदनी जी, ये नहीं होना जी। यार रोटी नहीं खानी क्या? तुम रोज सब्जी लाओगे, रोज सब्जी बनाओगे, खाना खाओगे, वो पुरानी चीज है। हद कर दी यार ये। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ हम उड़ रहे हैं, मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इन बातों में फंसे हुए हैं। और फिर जो चीज का असर होना है वो सारी दुनिया में हर जीव पे होना है ना। हमारे हिंदू धर्म में ही क्यों है, और धर्मों में क्यों नहीं? सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। हम कितने लोग हैं? मेरे ख्याल कितने % हैं हम हिंदू? शायद 8-10% हैं पूरे वर्ल्ड में। बाकी के सब लोग क्या, और उनके साथ क्या हो रहा है जी? सब दुखी, सब परेशान है। अरे सब मजे कर रहे हैं सिवाय हमारे। बिल्कुल ठीक। सर आपने जो श्राद्ध वाली बात बोली, इसी पे जब मैं अपने पॉडकास्ट चैनल की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी के दिन से वो शुरुआत की। ठीक है। तो मुझे कई लोगों ने बोला यार आज मत करो, डेथ एनिवर्सरी है, ये मत करो, और श्राद्ध भी थे उन दिनों चल रहे। सर मैंने वो पॉडकास्ट उसी दिन शुरू किया। रिजल्ट सबके सामने है सर। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं सर, ये बकवासबाजियां हैं। आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए अपनों के अंदर, और उनके लिए कुछ कीजिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ा तो श्राद्ध कोई है ही नहीं ना सर। मैंने जीते जी
अपना काम बंद किया, अपनी फैक्ट्री बंद की और 2 साल अपने घर पे बैठा, अपने मदर फादर की खूब सेवा की। उन्हें रोज़ शाम को घुमाने ले जाना, चाट पकौड़े खिलाना, उनको खुश करना, ये किया मैंने किए ना सर, उनके जीते जी काम किए। ठीक बात है। लेकिन एक चीज आपने बोली सर कि फोटो को अगर गलत दिशा में लगा दोगे तो वो दोष होगा। तो मुझे एक चीज समझिए सर, अगर फोटो को लगाने का कोई कंफ्यूजन है पितरों की, तो फोटो ना ही लगाएं। ना लगाइए, कोई बात नहीं, पर अगर आप लगा देते हैं सही दिशा में, हाँ, तो एटलीस्ट उनको मुक्ति मिल जाती है। हमारे पास मोक्ष का जो एक ही दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। ओके। किसी भी चीज़ की आप कोई भी चीज़ वहाँ रखेंगे चली जाएगी आपके जीवन से। तो आप अपने जीवन से उनको रुखसत कीजिए ना सर। उनकी आत्मा को क्यों बांधते हो साउथ में लगा के? आप उनको वहाँ लगाइए, रुखसत हो, अपनी नई योनि में जाएं। अदरवाइज आपके घर में घूमते रहेंगे। ओके। आप 50 से 60% लोगों के यहाँ ये नोटिस करेंगे जिनकी फोटोएं साउथ में लगी हुई हैं, उनके घर में कहीं रात को छाया नजर आ रही है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ऐसी अवस्था अगर साउथ में पितरों की फोटो लगा दी जाए तो होता है। ओके। हमें बहुत केस ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन सर कई बार उन्हीं पितरों की फोटो या जो लोग हमारे प्रिय हमारे बीच नहीं रहे, उनकी फोटो हम पर्स में भी रख लेते हैं, मोबाइल की फोन में भी लगा लेते हैं, ये ठीक रहता है? नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ये गलत है। अच्छा। हाँ, उनको इस तरीके से इधर उधर हम इसे मतलब बर्बाद करना कहते हैं कि उनकी फ़ोटो को हम अवेल ना कर रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं। होता क्या है, हम जब इमोशनल होते हैं ना जी, जब हम छोटी उम्र में होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो लगाते हैं। हमारे डीपी पे हमारी फ़ोटो लगी हुई, हमारी कोई प्रेमिका बनी, उसके साथ फ़ोटो आ गई, शादी हुई, वाइफ के साथ फ़ोटो आ गई, बच्चे हुए, हम भूल गए अपने आप को, बच्चे की फ़ोटो आ गई, और बड़े हुए और बड़े हुए, और हमारे फादर की या मदर की डेथ हुई, उनकी फ़ोटो आ गई। तो ये तो हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम कितने रिश्तों को ढो रहे हैं, हम कितने रिश्तों में लिप्त हैं। सही बात है। उस मानसिकता को दर्शाती है। अब कुछ लोग भगवान की फ़ोटो ही लगा के चलते हैं, और कुछ लोग जो कोई ना कोई एक नया जुमला आपको रोज छोड़ते हुए मिलेंगे, आपके डीपी के ऊपर उनके कुछ ना कुछ आ जाएगा। सारा ज्ञान वहीं होता है। सारा ज्ञान वहीं होता है। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि वो किस सोच के व्यक्ति है। हाँ, ये जरूर है कि हम जैसे जैसे अवस्थाएं चेंज होती हैं, हम अब हमारे लिए विजन, इस संसार को देखने का जो नजरिया है वो चेंज होता है। सही बात है। वैसे एक डीपी मैं कर सकता हूँ लोगों को सुझाव कि वास्तु ग्लोबल शाम 6 बजे शुक्रवार ये डीपी लगा लें तो याद रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जीवन में बदलाव तो आ ही जाएंगे। ठीक है सर। सर आजकल घरों में वाईफाई है, एलेक्सा है या सीसीटीवी कैमरे हैं, ये भी खूब हम लगा रहे हैं और इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सर इनके होने से भी क्या हमारे वास्तु पे कोई असर पड़ सकता है या इनकी प्लेसिंग हमारे जीवन पर कोई असर डाल सकती है? हाँ, प्लेसिंग तो फर्क डालती है जी। प्लेसिंग से फर्क पड़ता है। जैसे आपने सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, हाँ, तो एक तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी लोकेशन ऐसी हो कि जिस पर्पस के लिए लगा रहे हैं वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। हाँ, वही दिखते हैं। दूसरा, वास्तु के हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कैमरे जो हैं वो नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा लगें, क्योंकि अगर साउथ साइड पे कोई कैमरा लगेगा उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और वो दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको याद होगा एग्जीबिशन में हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया था। हमने 2 कैमरे लगाए। उसका जो राउटर था, वो राउटर हमारा साउथ में लगा हुआ था, और आपको अगर याद हो तो वो बार बार जल रहा था। हाँ। 2 दिन 3 दिन बार बार कंप्लेंट आई कि जी वो जल गया, वो फूक गया, वो फूक गया। तो इस तरीके की स्थिति होती है। अगर आप साउथ में कोई भी काम करते हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे व्यूवर्स के जीवन में विघ्न बाधा ना आए सर, इसके लिए ये पॉडकास्ट करते हैं हम और उनके सवालों को शामिल करते हैं बिना किसी शुल्क के। जी। निःशुल्क सुविधा है ये। सर मेरे पास मैसेज है, ये हैं सर सुशीला रावत। ये कह रही है कि सर नमस्कार, मेरे घर के ईस्ट में पड़ोसी ने बहुत बड़ा वाटर टैंक बना लिया है और मेरे साउथ में भी सेप्टिक टैंक बना हुआ है, कुछ बताइए ना। नॉर्थ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया जी, इतना ही बताया था। हाँ। ईस्ट में वाटर टैंक बना दिया है और साउथ में एक सेप्टिक टैंक भी है। मैम आप ये देखें कि साउथ में अगर सेप्टिक टैंक है, कब से है और उसके बाद से आपके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हुई है या नहीं?
और अगर हो सके तो अपने नॉर्थ में एक एनर्जी पिट बना लें जो उसको क्रॉस करे। वैसे तो आप बता रहे हैं कि आपके ईस्ट में भी आपके एक टैंक बना हुआ है तो वो थोड़ा कवर कर रहा है, पर इतना नहीं। आप अगर उसके बिल्कुल अगेंस्ट नॉर्थ में एक पिट बनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है सर। एक मैसेज है सर, ये मैसेज भेजा है शेख आरिज अहमद ने। कह रहे हैं कि सर मेरा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है और वो बिस्तर में यूरिन पास करता है, काफ़ी दिनों से ऐसा कर रहा है और चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। हालांकि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने लिखी है, 29/9/2022 को उसका जन्म हुआ। तो कुछ उपाय बताइए ना सर। सर मुझे जहाँ तक लगता है कि इनका बच्चा इनके साथ सोता है और ये साउथ में सो रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इनको बोला जाए कि आप जो है अपने बच्चे को और अपनी मिसिस को अपने से नॉर्थ में या ईस्ट में सुलाना शुरू करें तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ने के चांसेस हैं। ओके जी, ठीक है सर। सर एक और हमारे दर्शक हैं एम जोत, ये अक्सर वैसे हमको मैसेज करते हैं, पहले भी इन्होंने किया था। कह रहे हैं सर मैं हरियाणा से हूँ, क्या घर पर गाय भैंस रख सकते हैं? रखें तो किस दिशा में रखें? और गेहूं का ड्रम भर के मैं किस दिशा में रख सकता हूँ? गेहूं का ड्रम तो आप रखिए ईस्ट में जी। आपको एक चीज़ इसमें ईस्ट बोलने से नहीं होता, ईस्ट आपकी किचन से भी ईस्ट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, घर का ईस्ट तो हो ही, किचन से भी ईस्ट होना चाहिए। और गाय भैंस भी आप रखें तो वो रखें नॉर्थ ईस्ट में, कहीं भी रखें आप, बढ़िया चलेंगे। सर ये एक सवाल है, ये है राहुल, इन्होंने कहा है इनकी आइडिया हरियाणा ट्रैक्टर। कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर भी नॉर्थ ओपन का रूल लागू होता है क्या? नीचे तो आप बताते हैं लेकिन ऊपर है तो भी। सब जगह आप बालकनी बनाइए ना नॉर्थ ईस्ट में, मजा आ जाएगा। जिन घरों की बालकनी नॉर्थ ईस्ट में है जरा जाके देखिए तो सही उनके घरों को, बहुत बढ़िया रहता है। सर ये अंशिक हैं, कह रहे हैं कि दुकान पूर्व मुखी है, उत्तर दिशा मुख करके मैं काम करता हूँ, गल्ला दायां होना ठीक है या बायां होना ठीक है? अगर आप साउथ में बैठे हैं तो उत्तर मुखी है आपका, तो आपके राइट पे गल्ला होना चाहिए। अच्छा, और अगर उल्टा बैठते हैं फिर? ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। आपके राइट पे रहेगा तो आपके ईस्ट आ जाएगा ना राइट पे। आपका नॉर्थ फेसिंग अगर आपका फेस है, नॉर्थ में आप देख रहे हैं, तो आपका जो ईस्ट है वो आपके राइट हैंड पे है और आपके पीछे साउथ है, तो इसलिए आप अपने ईस्ट में रखें। ठीक। सर राजकुमार हैं हरियाणा, सर ये कह रहे हैं मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, पहली मंजिल पे रहता हूँ, मेरा उत्तर और दक्षिण बंद है, उत्तर पूर्व की ओर मुख वाला मेरा घर है और घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, बीमारी नहीं जा रही है। सर इसके 2 रीज़न होते हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि अगर आपकी साउथ में किचन है तो बीमारी का घर बन जाता है, और दूसरा रीज़न ये होता है कि साउथ में आपका बेडरूम नहीं है तो बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आपका उत्तर और दक्षिण दोनों बंद हैं तो लगभग समान हो जाता है। आपको जो नुकसान हो रहा है वो 10 से 20% का नुकसान हो रहा है। तो अगर कर सकें तो अपने नॉर्थ में किसी तरह खोल सकें तो उसे खोल लीजिए। ओके, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है सर। ये जगदीश कौर हैं, कह रहे हैं कि मेरा घर नहीं बिक रहा है सर, ईस्ट फेसिंग का घर है, क्या करूं कि मेरा घर बिक जाए? देखिए बीच में रहते हुए ना ये उपाय करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप खुद उसमें रह रहे हैं, आपको नुकसान हो सकता है अगर हम इसमें कोई ऐसा उपाय बताएं तो। आप अगर बाहर निकल के उसको बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके पीछे हम अगर बात करें, जैसे हम बात करते हैं कि योग्यता और आपकी कार्यशैली, तो उसमें क्या होता है जब आप किसी मकान को बेचते हैं, खाली जब होता है तो बड़ा बड़ा नज़र आता है और आदमी जल्दी उसे खरीद लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जब उसमें आप खुद रह रहे होते हैं तो आदमी ध्यान नहीं दे पाता, आपका जो ग्राहक आएगा वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और वो मिस कर जाएगा। तो इसलिए आप उसको खाली करें, खाली करके उसको पेंट करा के साफ़ सुथरा बना के तब बेचने पे लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी निकल जाएगा। ठीक है सर। ओडिशा से सर चंदन दास हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण मुखी है, घर का दरवाजा उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व कटा हुआ है, पश्चिम का क्षेत्र खाली है और दक्षिण पूर्व की दीवार के बाहर कोने में सरकारी बोरिंग है, घर में बहुत समस्याएं हैं, क्या करें? बोरिंग कहाँ है?
सर जिन्होंने बोरिंग बताई है, इन्होंने कहा है कि दक्षिण पूर्व की दीवार है, उसके बाहर कोने में सरकारी बोरिंग है। एक तो वो कारण हो सकता है जी इनकी दिक्कतों का। बाकी जो घर की स्थिति बता रहे हैं, इन्होंने दो चीज़ें बताई कि मुख्य द्वार दक्षिण में है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनका घर की एंट्रेंस है। तो ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही इसमें कि हम इसको कैसे एनालाइज करें। बाकी जो ओवरऑल समझ आई ये चीज़ कि जो साउथ ईस्ट के अंदर इनके जो बोरवेल है, जो सरकारी बोरवेल है, वो काफ़ी डीप होता है और काफ़ी बड़ा होता है। हाँ। तो वो एक प्रॉब्लम का रीज़न हो सकता है। तो अदरवाइज़ तो पूरा घर अगर कोई मैप वगैरह हो ऐसा तो भी समझ आती है। ठीक है। सर दिल्ली से कृष्णा सिसोदिया हैं और वो कह रही हैं कि सर अगर मंदिर साउथ में है तो इस्तेमाल किए गए कपड़े में बांध कर वो कहाँ रखें, थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि मेरा भी मंदिर साउथ में है और मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, हर तरह की परेशानी है, मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है, क्या करें। आप मंदिर का सारा सामान बांध के नॉर्थ में लिटाना है, खड़ा नहीं करना। किसी अलमारी में नॉर्थ साइड पे कोई अलमारी है तो वहाँ रख दें और पूजा पाठ बंद कर दें। और थोड़े दिन बाद जब आप वेल ऑफ हो जाएं तब आप कोई पूजा वगैरह या कोई भी ऐसे सिस्टम बना सकते हैं। तो आप उसको नॉर्थ में रखें। ठीक है। और वो सब बांधे रखना है, वहीं रखना है बांध हाँ, के? वहीं बांधे रखिए और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे अपने आप चीज़ें सारी डिज़ोल्व होने लगेंगी और उसके अंदर के चित्र हैं और हैं सब अपने आप वो जाने लगेंगे। ठीक है सर। नेहा वर्मा का मैसेज है सर, इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि मेरे घर के कंपाउंड के बाहर साउथ में मंदिर है, तो बाहर कंपाउंड में जो साउथ में मंदिर है वो भी असर डालेगा? वो असर तब डालेगा अगर आपके कंपाउंड से बाहर है। एक कंपाउंड के अंदर है, कंपाउंड के बाहर है। कंपाउंड के बाहर है सर, कंपाउंड के बाहर साउथ में मंदिर है। हाँ, तो असर तो डालेगा पर आप वहाँ पूजा मत कीजिए। अच्छा। हाँ, आपने बिल्कुल उसमें पूजा पाठ नहीं करना, अदरवाइज आपके ऊपर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। घर के बाहर होने के बावजूद सर? हाँ, बिल्कुल आएगा सर। तो सर ऐसे जो सार्वजनिक मंदिर होते हैं उनकी दिशाएं क्या? अगर सार्वजनिक मंदिर के बाहर भी आपका हाउस है तो शास्त्रों में उसमें बताया गया है, क्योंकि जब शास्त्रों में बात की जाती थी ऐसी ही बातें की जाती थी कि अगर उसकी छाया आपके भवन पे पड़ रही है तो आपके लिए पेनफुल है। अब छाया भवन पे पड़ रही है मतलब कि इतना ऊंचा है और इतने नज़दीक है कि उसकी छाया आपके घर पे आ रही है, तो वो आपके लिए पेनफुल है। अगर साउथ में मंदिर है या मंदिर, उन्होंने तो कोई भी दिशा बोली है कि घर के आसपास मंदिर होना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे एक ये रीज़न भी बोला गया है, मंदिर होगा वहाँ लोगों का जमावड़ा होगा, वहाँ भजन कीर्तन चलेंगे, आपकी शांति भंग होगी। तो बड़ी सारी चीज़ें उसमें शास्त्रों में बताई गई हैं। पर हमने जो अनुभव रहा हमारा, हम बड़ी सारी जगह, नरेला में भी एक जगह ऐसी जगह गए थे बिल्कुल बराबर में मंदिर था। अब मंदिर था तो उनके यहाँ बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिली। घर में क्लेश भी था और भी थी, चीज़ें सब थी, तो उनको बंद कराया गया कि आप इस साइड ना जाएं। ऐसी ही एक लेडी थी, वो गुरुद्वारे में जाती थी, तो उनके यहाँ कुछ, मैंने जब हम गए उनके यहाँ उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि उनका कुछ थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, बात की, मैंने कहा पूजा पाठ करते हैं? कहते जी हम तो सिख हैं। मैंने कहा गुरुद्वारे जाते होंगे, कुछ तो करते होंगे? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहाँ जाते हो? कहते जी ये इधर है। जो उन्होंने बताया, देखा तो वो गुरुद्वारा साउथ में था। मैंने कहा जी 1 महीने के लिए गुरुद्वारा जाना बंद कर दो, अगर रिलीफ मिल जाए तो आप बताइए, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि जी बड़ा फ़र्क पड़ गया है। नहीं तो उनकी जो मेमोरी थी वो लॉस होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले जो ये मंदिर का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे दिमाग पे असर करता है। तो अगर आप पूजा पाठ कहीं इस तरीके से करते हैं तो उस पर असर आता है। ठीक है सर। सर ये सवाल है प्रतिभा का। प्रतिभा गिरधारी हैं, कह रहे हैं कि सर छत पर गिलहरी को खाना देना ठीक है, क्योंकि आपने मना किया था छत पे कुछ नहीं करना है। देखिए आप, मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रकृति के सिस्टम के बीच में रोड़ा ना अटकाएं। आप पक्षी हैं, पशु हैं, गिलहरी हैं, ये ढूंढ लेंगे ना अपने आप। आज जब नेचर ने सब चीज़ें बनाई हैं तो किसी के ऊपर उसने एक दूसरे को आधारित नहीं किया कि इसकी वजह से ही इसका सिस्टम चलेगा। आप अपने सिस्टम को चलाइए ना, आप क्यों इनके चक्रों में पड़ते हो? ये अपने आप संभाल लेंगे। अब या तो आप किसी के स्वामी हैं, आपने एक जीव को पाल रखा है, तब तो आपकी ड्यूटी बन गई
कि यस आप उसके लिए करें। अगर कोई फ्री है, नेचर में घूम रहा है, तो अपने अपनी चिंता अपने आप करेगा ना। अब इनका जो क्वेश्चन है कि जी हम छत पे उसको गिलहरी को, अब आप क्या करेंगे, उसे एक बार खिलाएंगे, 2 बार खिलाएंगे, वो रूटीन में आने लगेगी। हाँ। और 1-2 बार कभी आप मिस हो गए, देखो कहते हैं ना कि हंसाए को तो कोई आपको सुख नहीं मिलता, रुलाए का आपको दुख मिल जाता है। ये बात है सर। छत, हमेशा छत को एज अ साउथ काउंट करो। अच्छा। वो आपकी साउथ है। अब साउथ में आप किसी को अगर बुला रहे हो, अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हो, आपने 1 बार किया, 2 बार किया, और वो रोज आने लगेगा, और रोज आने लगेगा। आप पक्षी होते हैं, आप छत पे बाजरा डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, वो रोज आने लगेंगे। किसी दिन मिस कर दिया तो आपके हंसाए का तो नाम नहीं होगा, रुलाए का नाम जरूर हो जाएगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करें। छत के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि किसी पक्षी को या किसी जानवर को बुला के आप उसको कुछ दे रहे हैं। ठीक है सर। सर कादियान साहब का मैसेज है, कह रहे हैं कि महेश जी बताइए कि अच्छा समय और बुरा समय हमें कैसे पता चलता है? देखिए, 2 ही चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोलॉजर आपको पहले बता देगा, कई साल पहले बता देगा, और आपको तो तब पता लगेगा जब आपके साथ गुजरेगी कि यस ऐसा हो रहा है। हमारे जितने क्लाइंट हैं उनको हम पूरा बता देते हैं, 10-20 साल 30 साल का पूरा बता दिया जाता है कि जी ये साल ऐसा रहेगा, और ऐसा होता है। तो बहुत लोग हैं ऐसे। अभी जबलपुर में एक हैं, तो हमें तो याद भी नहीं रहा हमने क्या बताया था क्या नहीं। कहते जी आपने ऐसे ऐसे बताया था और मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी, मेरा काम बिल्कुल बंद, मैं घर पे बैठ के हूँ। तो हमने कहा ठीक है, तुम ये उपाय और कर लो। तो इस तरीके से ये जो समय खराब होता है, आपको तो तब पता लगेगा जब आपके ऊपर से बीतेगी। बाकी एस्ट्रोलॉजर तो आपको पहले बता ही सकता है। तो सर खराब समय अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन खराब समय को लेकर हम तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कर सकते हैं, यस। आपको पता लग गया एस्ट्रोलॉजी क्या है, आपका भविष्य बताती है, आप वही फायदा उठा सकते हैं। आपको पता लग गया कि 1 किलोमीटर दूर जाके खाई है, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड कम करोगे, धीरे धीरे लेके जाओगे, वहां जाके रोक दोगे नहीं। सही बात है। आप स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं, और आपने उठा के कुदा दिया, आप सीधे खाई में। तो ये एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ठीक है। सर राजकुमार है, इन्होंने बोला कि मेरा लॉकर नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन लॉकर के नीचे शीशा लगा हुआ है। नीचे, उसके नीचे शीशा लगा सही, है? इतना ही सवाल है। खैर, अगर नॉर्थ ईस्ट में रखा है और शीशा लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यूज़ कीजिए। ठीक है सर। एक सवाल है, ये है शिवम खुराना, कह रहे हैं कि घर में सेप्टिक टैंक अगर बनाना है तो फिर कहाँ बनाएं, कौन सी उचित दिशा है? नॉर्थ वेस्ट में। सर एक मैसेज और है, ये है डोसी ऑफिशियल, तो आप अपना नाम अगर लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अगर नाम के साथ आप सवाल भेजें। कह रहे हैं कि किराए के घर पे वास्तु को हम कैसे आंकें? कई बार मैं ये पूछता ही हूँ आपसे, लेकिन फिर भी इनका सवाल है तो हमने शामिल किया है। किराए वाले घर में वास्तु सर। देखिए, किराए वाले घर में और ओन घर में कोई विशेष फर्क नहीं होता। एनर्जीज को नहीं मालूम कि आपका घर किराए का है। एनर्जीज को नहीं मालूम आपका घर किराए पे है या आप मालिक हैं। एनर्जीज को तो ये ऑब्जेक्ट मालूम है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो सेम जो हम बताते हैं घर के लिए कि जी आपका नॉर्थ ओपन होना चाहिए, ईस्ट ओपन होना चाहिए, साउथ बंद होना चाहिए, वेस्ट बंद होना चाहिए, आप इसी नीति को अपनाएं ना। आप साउथ में सोएं और नॉर्थ में बच्चे और आपका पैसा धन वन सब नॉर्थ में होना चाहिए। ठीक है। तो हम अपने इस पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट के नीचे सवाल आते हैं वो भी शामिल करते हैं सर, जो मेल के जरिए आते हैं वो भी शामिल करते हैं, और जो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए हमको सवाल भेजते हैं हम कोशिश करते हैं उनको भी शामिल करें। तो एक सवाल ऐसा ही है सर, ये है रघबीर सिंह पंजाब से, कह रहे हैं कि सर मेरा घर का नॉर्थ बंद है, सेकंड मेरे साउथ वेस्ट में पड़ोसी का बोरिंग है, इसका कितना असर पड़ेगा? सर असर तो आप बताएंगे, बड़ी भयंकर स्थिति बता दी आपने। और वो किस तरीके से है? नॉर्थ बंद, आपकी फाइनल वॉल जो है, आपकी एंड वॉल जो है वो नॉर्थ तक है, या उसके बीच में आपके घर के और नॉर्थ के बीच में कोई जगह है, खुली जगह है, नहीं है? तो इस स्थिति से क्या समझ में आ रहा है? अदरवाइज तो बड़ी स्थिति खराब है जी। क्या करें सर? अपने यहाँ नॉर्थ में एक बोरवेल करा लें, अगर बंद है तो अंदर घर में ही करा लें। अच्छा सर, एक सवाल और है, ये नेहा का पंजाब से ही सवाल है, कह रहे हैं कि सर अभी जो लेटेस्ट आपने बताया था कि एक पिट बनाए जिसमें नॉर्थ में 2 फीट का गड्ढा
खोद सकते हैं और उसमें स्टील का ड्रम रख सकते हैं, ऐसा बताया क्या? स्टील का नहीं, प्लास्टिक या तंदूर होता है, अच्छा, उन दोनों में से कुछ भी डाल सकते ठीक, इन्होंने स्टील लिखा है तो स्टील का ड्रम रख सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, उनका कहना है कि नॉर्थ जिनका बंद है उनके लिए और कमरे के अंदर या शीशा लगा सकते हैं, ये भी कुछ समझना चाह रहे हैं। हाँ, लगा सकते हैं, नॉर्थ बंद है तो शीशा लगा सकते लगा हैं। सकते हैं। शीशा ये लगा, हाँ। शीशे की बात कर रहे हैं, ये अब शीशे में दो चीजें आ जाती है, एक तो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, एक मिरर होता है। अब हम यहाँ समझ रहे हैं कि मिरर की बात कर रहे हैं। यस, मिरर लगा सकते हैं। तो सर शीशे को लेके भी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लोगों ने कंफ्यूजन फैला रखा है जी। तो एक कोई कहता है कि जी वो ये इसके पीछे कलर कर दीजिए, साउथ में शीशा लगा दीजिए। साउथ का शीशा इतना ख़तरनाक होता है, हमने तो मतलब बहुत जगह पे उतरवाया और उसके इम्पैक्ट आए, लोगों को कर्जे में डाल देता है, दिमाग काम नहीं करने देता, इतना ख़तरनाक होता है साउथ का मिरर। तो कहते हैं इसके पीछे रंग लगा दो, आप साउथ में मिरर लगा दो। हाँ। तो ऐसा नहीं होता सर, मतलब बीमारी मोल लेके और उसकी दवाई से इलाज करने वाली का कॉन्सेप्ट हो गया वो तो ऐसा नहीं होता। ठीक है सर, श्रद्धा का सवाल मेल पे हमको आया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शादी की फोटो जो होती है फैमिली के साथ, वो किस वॉल पे यानी कि किस दीवार पे हम लगा सकते हैं? आप ईस्ट वॉल पे लगाइए, ईस्ट वॉल बेस्ट वॉल है इसके लिए। आप ईस्ट वॉल, घर की ईस्ट वॉल पे। हमें यही पूछना था, घर या कमरे की? नहीं, घर की ईस्ट वॉल। मतलब घर का हम ईस्ट पहले आइडेंटिफाई करें, हाँ, और उस पे फिर हम उस वॉल पे लगाएं। लेकिन सर बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ाई में तो बहुत रुचि है, पढ़ता भी है, लेकिन इसे कुछ याद नहीं रहता है। सर याद ना रहना क्या वास्तु दोष की तरफ इशारा करता है? हाँ, डेफिनेटली। उसका देखिए ईस्ट में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जो मेमोरी लॉस और जो मेमोरी काम ना करना और याद ना रहना बातों का, तो कहीं ना कहीं ईस्ट में प्रॉब्लम है। या तो ईस्ट बिल्कुल बंद पड़ा है, अच्छा, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे की बुक्स जो हैं वो साउथ में पड़ी हैं जो डैमेज कर देती हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करें। और जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है सर दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो पढ़ते नहीं और डफर होते हैं, और एक जो पढ़ते नहीं इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा, बिना पढ़ने वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं? यस यस। अरे बड़े सारे साइंटिस्ट देखो ना, ये जो पढ़े ही नहीं और साइंटिस्ट बन गए, उन्होंने बड़े बड़े चीज़ें ईजाद की। तो ऐसा नहीं होता कि पढ़ा हुआ आदमी ही इंटेलिजेंट होता है, अनपढ़ भी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो सर इंटेलिजेंस का वास्तु के साथ कैसा कनेक्शन? मान मैं ऐसे कौन से उपाय कर दूं घर में कि इंटेलिजेंट हो जाए, नॉनसेंस कॉमन सेंस सब सही हो जाए? दो चीज़ें होती हैं। अगर माँ बाप इंटेलिजेंट हैं तो बच्चों में वो चीज़ आप समझिए 50% तो उनको जीन्स में मिल जाएगी, वो इंटेलिजेंट होंगे। जिस बाप का या माँ का बृहस्पति पंचम में बैठा होगा, जिसका बृहस्पति पंचम में बैठा होगा बच्चों के घर पे, वो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। क्यों होंगे? उसको पलट दीजिए ना, जब हम बच्चों के बारे में सोचेंगे तो वो लगन में आ जाएगा बच्चे के, और जब लगन में आएगा तो उसकी पंचम दृष्टि कहाँ पे आएगी? 5वें घर पे। तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा और आपके डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री लेता चला जाएगा। और 9वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी? भाग्य स्थान पे। तो बच्चा भाग्यवान भी और इंटेलिजेंट भी। तो लॉटरी निकलाई। अब हम सोचते हैं कि ये योग नहीं है, मान लेते हैं कि ये योग नहीं है, ठीक बात है। अब आप क्या कर सकते हैं? घर क्या कर सकता है? जो बच्चा पढ़ता ना हो उसके गले में पीला धागा डाल दें बृहस्पतिवार को। पीले में दो चीज़ें होती है, एक तो बिल्कुल पीला होता है, एक सिंदूरी पीला होता है। तो सिंदूरी पीला वाला धागा उसके गले में थर्सडे को वो बांध दें। अब क्या होगा? हमने क्या किया, हमने बृहस्पति को लगन में एक्टिवेट किया, उसके इफेक्ट जो हैं बृहस्पति के लगन से आने शुरू हो जाए। जब लगन से आएंगे, लगन में होगा तो पंचम दृष्टि पे दृष्टि जाएगी, 5वीं दृष्टि, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा हमने बहुत जगह किया, ऐसा होता है। दूसरी बात, माँ बाप को अपने गले में गोल्ड की चेन पहननी चाहिए। अच्छा। जिससे कि अब हमारे अगर मेरे गले में बृहस्पति है या मेरे लगन में बृहस्पति है, बच्चे इंटेलिजेंट होंगे ही। सही बात है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो इंटेलिजेंट हैं और होंगे।
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं है तो हमने चेन डाली, तो हमने अपने बृहस्पति का इम्पैक्ट जो है वो लगन का ले लिया। उसका 10% हो, 20% हो, 5% हो, होगा। अब पंचम पे दृष्टि जाएगी, बच्चे बेटर होंगे। तो ये 2 इलाज ये हो गए। अब सेम आपके घर में, आपने अगर नॉर्थ आपका ओपन है और ईस्ट आपका ओपन है और बच्चा उस घर में पैदा होता है, तो वो अपने आप में इंटेलिजेंट होगा। अब जो मैंने पहले सारी बातें बताई थी, वो बताई थी एस्ट्रोलॉजिकली, प्लैनेटरी पोजीशन की। अगर वो ठीक थी और कहीं आपने घर नॉर्थ ईस्ट वाला मिल गया, अच्छा, तो जीनियस बच्चा पैदा होगा। अब वो कहता है जी बच्चा पढ़ता नहीं, मैंने कहा ना पढ़े, ये बच्चा इंटेलिजेंट है। कहते हैं हाँ ये बात तो है जी, बिना पढ़े एग्जाम दे के आता है और मेरिट में आता है। तो इसलिए घर बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर घर आपका खराब है और वहाँ बच्चे का जन्म हुआ, आपके सारे एस्ट्रोलॉजिकल योग बढ़िया हैं, तो उसमें डैमेजेस हो जाएंगे, वो डाउन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए घर का बड़ा महत्वपूर्ण है। घर आपका बढ़िया होना ही चाहिए, चाहे आपके पास योग हैं या नहीं। ठीक है सर, पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। सर, हमें वास्तु ज्ञान के साथ सुरीली आवाज भी चाहिए, तो क्या करना होगा? ये बताएंगे नहीं आप, मुझे पता है। नहीं सर। अच्छा बताइए, मत गा के बता दीजिए। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, ओ तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो चलना भी है और मंजिल पे भी पहुंचना है, तो वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट में आना है। सर थैंक यू सो वेरी मच, आप हर बात मेरी मानते हैं और ये बात आप मानते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर इस राह पे चलिए हमारे साथ, और हर शुक्रवार को शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में जुड़ जाइए, जहां बिना फिल्टर के बातें होती हैं। जो जैसा है वो वैसा है, और जो आपके हित में है वही हमारी प्रायोरिटी है। देखते रहिए वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट, और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।